हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ओएसिस एडुजोन, जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। आज 21 जुलाई 2025 हम ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। तो जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स वाला कनेक्ट करके पढ़ना, बिकॉज करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट 70 to 80% ऑफ स्टैटिक। तो अगर 70 to 80% स्टैटिक ही होता है, तो अभी आप पूछोगे कि मैम देन वाई वी शुड कवर करंट अफेयर्स, करना ही नहीं चाहिए फिर तो। नहीं, देखो, स्टैटिक की किताबें ऐसा नहीं होता कि हर साल अपडेट होता है। होते हैं, कुछ अपडेट होते हैं, 3 साल में होते हैं, 4 साल में होते हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ हमें अपडेट करनी होती है। मान लो कोई नेशनल पार्क के बारे में आपको पता है, जैसे रायमोना नेशनल पार्क, अगेन स्टैटिक किताब, अगर जो भी इन्वायरमेंट किताब पढ़ रहे हो वहाँ पे होगा। बट हो सकता है कुछ नए अपडेट्स अगर हो, वो आपको करंट अफेयर्स से ही अपडेट करनी पड़ती है। तो बेस उसका स्टैटिक रहता है, बट न्यूज़पेपर से हमें अपडेटेड रहना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई वी से करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट 70 to 80% स्टैटिक ओनली। जो रिसर्च आपको करना पड़ता है वो रिसर्च हम आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आपका जो दिन का 3 से 4 घंटा जो एक्स्ट्रा जाता है बीइंग अ बिगिनर न्यूज़पेपर में, वो आपका बच सके। एंड ताकि ये नहीं कि आप ये टाइम पे सो जाओ या फिर खेलो या फिर ज़्यादा पढ़ाई तो करनी है आपको, हार्ड वर्क करना है। ये 3 to 4 आवर्स जो आपका बचता है, उसमें से डू मेक श्योर कि आप रिविजन सही से कर रहे हो। ठीक है, रिवीजन के साथ में मैं यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स रेफर करती हूँ, कि मैं आपको कहती रहती हूँ कि ये टॉपिक जाके स्टैटिक के बुक से जाके पढ़ो, वो टॉपिक निकाल के उसी दिन आप रीड कर रहे हो, ताकि जब पूरा वो चैप्टर आपने हो सकता है पढ़ा नहीं है, बट जब पढ़ोगे तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो आपके भलाई के लिए मैं यहाँ पे बोलती हूँ, टॉपिक्स दे देती हूँ, यहाँ पे नहीं बता के आप बुक खुल के पढ़ो। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था पिक्टोग्राफिक मेमोरी, एक चीज़ 3 जगह से नहीं पढ़ के 3 चीज़ें सेम जगह से पढ़ो, तो एग्जाम में वो जो टिक करना रहता है ना, ये था या वो था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर होता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड फॉलो दिस न्यूज़पेपर, क्योंकि यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे बाकी मैं जो भी चीज़ एग्जाम में रिलेवेंट मैं दे सकती हूँ आपको 2000 टॉपिक्स फॉर करंट अफेयर्स, बट क्या फ़ायदा अगर ये पढ़ के आपको बस 10% ही हेल्प हो। तो आई विल मेक श्योर मैं आपको 200 टॉपिक दूँ, लेकिन इस चीज़ से आपको 60 to 70% हेल्प हो, बिकॉज ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, है कि नहीं। एंड बाकी एडिटोरियल, प्रीलिम्स बेस्ड, मेंस बेस्ड, या फिर इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन सवाल आपकी स्टेट हो या फिर आपके माइंडसेट बेस्ड जो भी न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल फैक्ट्स आते हैं, मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। तो होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए ये न्यूज़पेपर एनालिसिस रोज आप 30 मिनट्स इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को दे सकते हो। अगर नहीं विश्वास होती है तो कभी 1 वीक देखकर देखना। एंड ये मैं इस चैनल को एडवर्टाइज करने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं मीन कर रही हूँ। जो बोल रही हूँ, आप 1 वीक दे के देखो, बिना किसी मतलब के, लाइक भी मत करो, कमेंट भी मत करो, शेयर भी मत करो, सिर्फ 1 वीक आप इस चीज़ को फॉलो करो। जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा 1 वीक फॉलो करो। फिर आप इस मंडे से लेके नेक्स्ट मंडे अपने आप को जज करना कि आप में अपग्रेडेशन आई है या नहीं। आप में बहुत सारा सुधार आप देख पाओगे, आप बहुत फील करोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट। एंड दिस इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, एग्जाम कॉन्फिडेंस का ही गेम है। वो जो तुक्का सही होता है ना बहुतों का, वो कॉन्फिडेंस के चलते भी हो जाता है। माइंडसेट मैटर्स। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि फॉलो करो, 1 वीक फॉलो करो, फिर देखो कि बहुत सारे टॉपिक जो हम कहते हैं ना, अभी तो मैं इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री मैंने चालू नहीं की तो अभी नहीं पढ़ूंगा, या फिर इकोनॉमी मैंने अभी चालू नहीं की, जब करूंगा तब करंट अफेयर्स करूंगा, तो वो रह जाता है। अभी आप पढ़ो इन्वायरमेंट, लेकिन इकोनॉमी से मैं अगर कुछ, या पॉलिटी से बोल रही हूँ कि ये टॉपिक जाके देखो, आप वो देखो ना, पढ़ो ना। समझ नहीं आता तो ठीक है, जितना यहाँ पे समझा रही हूँ उसके लेवल पे ही पढ़ लो। एंड फिर जब दोबारा पॉलिटी आप पढ़ोगे तो वो टॉपिक आपको देखना इजी लगेगा, आपको ऐसा लगेगा 2 बार रिवाइज कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसी तरीके से रिवीजन होता है। तो सेम चीज़ें बार बार पढ़ो, उससे आपको हेल्प होगा। ठीक, तो चलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट न्यूज़, जहाँ पे है हमारा टॉपिक पॉलिटी के रिलेटेड, पार्लियामेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटी। इसी से घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू में। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द लेंथी चैप्टर भी। लक्ष्मीकांत में 21 पेजेस तो लगभग इसी चैप्टर की है कि नहीं। तो ये है कि 21 जुलाई से मॉनसून सीजन ऑफ पार्लियामेंट चालू हुई। ठीक है, एंड कुछ बिल्स यहाँ पे टेबल, ऑब्वियसली कुछ बिल्स के लिए तो होगा ना, डिस्कशन के लिए होगा। तो ये तो हो गया न्यूज़ हमारा।
ठीक, क्या क्या बिल्स है, ये जब तक बिल्स आएगा, बिल्स पढ़ के उतना खास नहीं रहता, फिर भी जो बिल्स इंपॉर्टेंट होगा आई विल कवर, लेकिन वो बिल जब एक्ट बनता है तब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे आने वाले दिनों में अपडेट्स आएंगे वी विल कवर इट। ठीक है, तो अब जान लेते हैं मॉनसून सीजन। मैंने ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा, वाई, क्योंकि अगेन आप लक्ष्मीकांत किताब आज खोलना, पार्लियामेंट चैप्टर में जाना एंड वहाँ पे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट का जो टॉपिक है वो पढ़ना। इवन इफ आपने पॉलिटी स्टार्ट नहीं किया, आपको लग रहा होगा हिस्टोरिकल वाला जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसमें पिट्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से जो चालू होता है ना, फर्स्ट बोरिंग चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत, वो बहुत बोर्ड लगता है पढ़ते वक्त, पता नहीं किसी को इंटरेस्ट हो भी सकता है। तो उससे चालू करूंगा, फिर जाके लक्ष्मीकांत पार्लियामेंट तक पहुंचूंगा, ऐसा नहीं। आज के दिन ये वाला चैप्टर जाके, ये वाला टॉपिक जाके कवर करो। ट्रस्ट मी, आप ये न्यूज़पेपर से ऐसे पढ़ते जाओगे ना, तो जब आप सही में वो स्टैटिक सब्जेक्ट पहुंचोगे, आपको लगेगा एटलीस्ट 20 to 30% तो हमने पहले ही कवर कर लिया है न्यूज़पेपर के चलते, रिवाइज करने के चलते। ठीक है, सो ट्रस्ट करके थोड़ा देख लो एक हफ्ते के लिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, फिर आपका डिसीजन होगा। ठीक है, तो मॉनसून सीजन क्या होता है, सेशन क्या होता है, दैट इज नॉट सीजन। मॉनसून सीजन अगेन जियोग्राफी के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉनसून सीजन भी बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है विथ रिस्पेक्ट टू जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सारी। तो अब सेशन के बारे में देख लेते हैं पॉलिटी पर्सपेक्टिव से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट सेशन होता है, वन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। बाकी 2 कौन से होते हैं, बजट सेशन एंड विंटर सेशन। तो बजट सेशन कब होता है, फरवरी टू मई। यहाँ पे जनरली मेंबर डिस्कस करते हैं बजट रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होते हैं, टैक्सेशन रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, वो सारे करते हैं। कब, जब फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर देता है ना बजट। हम फरवरी में न्यूज़, बीइंग एस्पिरेंट तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम यूट्यूब में भी देखते हैं बहुत सारे जो भी लेक्चर्स होते हैं, तो बजट एनालिसिस वगैरह हम देखते हैं ना। तो बजट प्रेजेंट करने के बाद जो डिस्कशंस होती है वेरियस प्रोविजंस कंसर्निंग टैक्स वगैरह के बारे में, उसे हम बजट सेशन बोलते हैं, जो फरवरी से मई तक चलती है। तो ये हाईली क्रुशियल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है। ऑब्वियसली बजट के बारे में बात हो रही है पूरी दुनिया की, मतलब नॉट दुनिया, पूरी देश की पैसों का क्या करना है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ होता है। तो ऐसे ही याद रखो कि क्रुशियल सेशन तो होगा, एंड फर्स्ट इज ऑलवेज द इम्पोर्टेंट स्टेप, है ना। देन आता है हमारा मानसून सीजन, जो अभी चालू होगा, दैट इज जुलाई टू सितंबर तक चलेगा, एंड ये पब्लिक इंटरेस्ट वाले मैटर्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैंने जस्ट क्रक्स दिया है, आप लक्ष्मीकांत खोलकर आज ही पढ़ना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करती जो किताब में, वो वहां से जाके आप पढ़ो, बस बताती हूँ, माना करो। विंटर सेशन कब तक चल रहा है, नवंबर टू दिसंबर, ये शॉर्टेस्ट सेशन। ठीक है, ये तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट विंटर। ऐसे मान लो ठंड होती है, जाने का मन नहीं होता, तो कमी होगा, ऐसे कुछ भी लॉजिक लगा के याद रखो बस एग्जाम के लिए। ठीक, तो इसमें मैटर वो जो जो मैटर पहले देखा नहीं गया, लाया नहीं गया, या फिर इग्नोर किया गया, सो इट टेक्स अप द मैटर दैट कुड नॉट बी कंसिडर्ड अपन अर्लियर एंड मेक्स अप फॉर द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस ड्यूरिंग द सेकंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कि कभी लेजिस्लेटिव बिजनेस एब्सेंस हो गया इन सब केसेस में, अच्छे से ये सेकंड सेशन मानसून सीजन सॉरी सेशन में कुछ डिस्कशन रह गया, तो वो सारा हम कवर करते हैं विंटर सेशन में, मीन्स बैकअप जैसा ही। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट सेशन होता है। तो आर्टिकल 107 से 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन करता है किस किस के बारे में, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, बिल पैसेज, फंक्शनिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। तो बिल पैसेज के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ बिल, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट मेंबर, ऑर्डिनरी वर्सेस मनी, फाइनेंशियल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सारी कीवर्ड्स मेरा देने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि एज पार्लियामेंट की सेशन न्यूज में है, तो यू शुड कवर ऑल दिस टॉपिक फ्रॉम स्टैटिक। अपने आप ये सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसलिए अगर एग्जाम मनी बिल पे आता है, आपको लगेगा मनी बिल तो मैम न्यूज में नहीं था, सेशन तो था ना, सेशन में बिल्स डिस्कस करते हैं, तो ऑब्वियसली बिल्स अगेन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्टैटिक हो गया ना। तो ये सारा जाके आज एक बार पढ़ लो, जल्दी जल्दी जितना भी समझ आए पढ़ लो, ताकि फिर जब शुरू करोगे स्टैटिक तब आसान होगा। ठीक, इसी में एक टर्म अगेन कोरम जाके लक्ष्मीकांत में ये सब मिल जाएगा, फिर भी मैंने यहाँ लिखा है थोड़ा सा कि 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, लोकसभा की जितनी टोटल मेंबर होती है उनमें से 10% अगर रहते हैं तो उसे हम कोरम इन लोकसभा कहते हैं। एक चीज याद रखना, ये मॉनसून सेशंस जो सेशंस है ना, ये बजट सेशन मॉनसून, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड होता है। लेकिन जो 0 आवर क्वेश्चन आवर हम देखते हैं, ये आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, आप रेफर करो उधर। ठीक है, आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट बट आर क्रूशियल फॉर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हाँ, लोगों से सवाल जो भी रहता है डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पीवाईक्यूज शब्द को घुमा फिरा के आ चुका है।
कि मेंशन है कि नहीं या नहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं मैंडेट वगैरह, तो ये सॉल्व करना। एंड बाकी आपको जो मैंने ये टॉपिक से कहा है स्टैटिक, प्लीज डू रेफर टू दोज टॉपिक्स एंड आज का आज ही रिवाइज कर लो। और डाउट होता है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में देना, आई विल हेल्प यू ऑब्वियसली, ठीक है। तो सिंस इट्स न्यूज़ पेपर एनालिसिस वाला वीडियो, तो मैं यहाँ स्टैटिक पढ़ाऊंगी तो ये जस्टिफाइड तो होगा नहीं, है ना, तो इसलिए। देन दूसरा जो न्यूज़ है उसमें ये है कि 20 जुलाई को हमारे जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने परफॉर्म किया भूमि पूजन की, जिससे किस चीज़ का, दी 100 करोड़ एक्सपांशन ऑफ पूरबी डायरीज पंजाबड़ी प्लांट इन गुवाहाटी। तो ये क्या करेगा, मिल्क प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा ऑब्वियसली, इसलिए तो एक्सपांड कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को एक्सपांड कर रहे हैं मतलब क्या, किसी चीज़ की कैपेसिटी बढ़ाने वाले हम। तो ये एक साइन हुआ था, एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किनके बीच, वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनिट वमूल एंड नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच में एट एडवांटेज असम 2.0 समिट फरवरी 2025 में। ये दोनों मिलके साइन किए थे कि हाँ हम एक्सपांशन तो करेंगे, मिल्क प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है वो स्टेट में बढ़ाएंगे। और ये फैक्ट याद रखना कि पंजाबड़ी प्लांट जो है असम में गुवाहाटी में है ना, तो ये लार्जेस्ट डायरी प्रोसेसिंग यूनिट है असम की एंड विल इंक्रीज डायरी मिल्क प्रोसेसिंग फ्रॉम 1.5 LLPD टू 3 LLPD। ठीक, तो अब ये क्या है कि LLPD का मतलब क्या है, लाख लीटर पर डे यूज्ड इन क्वांटिफाइंग लार्ज, जो लार्ज स्केल डायरी ऑपरेशंस होती है उसमें हम क्वांटिफाई क्या 1 किलो 2 किलो 1 लीटर ऐसा तो नहीं करेंगे ना, उतने कम थोड़ी होती है, तो लाख लीटर पर डे। ठीक, देन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्शन भी होती है, ऐसा नहीं कि दूध की कैपेसिटी मीन्स प्रोसेसिंग यूनिट है तो सिर्फ मिल्क, तो फर्मेंट करके हम बाकी चीज़ें भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी फ्रॉम 20 टू 50। जैसे आइसक्रीम नया प्लांट हम एक्सपांड करने वाले हैं, तो जिससे हर चीज़ का टोटल डायरी प्रोडक्ट टोटलिंग 70 TLPD विल बी इंट्रोड्यूस, यानी फर्मेंटेड प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम कर्ड पनीर ये सब भी तो दूध से ही बनती है ना, तो इससे क्या होगा ओवरऑल इंक्रीज फार्मर रिटर्न बियॉन्ड रॉ मिल्क, तो रॉ मिल्क तो वो बेचते ही है, उसके अलावा भी उनकी और भी इनकम जनरेट होगी। तो ये सारी जो एक्सपांशन है, दिस एक्सपांशन इज अ पार्ट ऑफ असम डायरी डेवलपमेंट प्लान with a long term state target of 10 LLPD across Assam by 2030, ये डेट याद रखना। तो इसके साथ और एक चीज़ ये है कि असम गवर्नमेंट ने ये कहा कि ₹5 पर लीटर सब्सिडी भी दी जाएगी फॉर मिल्क डिलीवर्ड टू कोऑपरेटिव डायरीज, तो ये बेनिफिट करेगा फार्मर्स को क्योंकि उनको सब्सिडी मिलेगा, वो कोऑपरेटिव डायरीज में देंगे, है कि नहीं, तो ये रूरल इनकम भी हेल्प करेगा एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स भी ये इंक्रीज करेगा। तो ये कोऑपरेटिव डायरीज में देने से क्या होता है कि वमूल रिकॉर्ड इसलिए हमने देखा है कि 70 to 80% ऑफ कंज्यूमर रूपी फार्मर तक डायरेक्टली पहुंचती है, तो स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव इंटीग्रेशन एंड वैल्यू एडिशन ये दिखाता है। कोऑपरेटिव सेक्टर इज इन योर सिलेबस सो यू शुड नो ऑल्सो, जीएसटी इकोनॉमी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये वगैरह इंडस्ट्रियल ये सारा चीज़ है, इसमें ये भी आता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। इवन इफ APSC के इंटरव्यू में भी बैठ रहे हो तो ये सारा पूछा जा सकता है, तो थोड़ा बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए। अब वमूल जो हमने यहाँ पे देखा है वेस्ट असम मिल्क कॉर्पोरेशन यूनिट कोऑपरेटिव यूनिट, वो ऑपरेट किसके अंडर, ऑपरेट अंडर ए जॉइंट वेंचर विद NDDB एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरी एंड फूड लिमिटेड। तो ये अगेन PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इससे क्या होता है, टेक्निकल कैपेसिटी गवर्नमेंट सपोर्ट कंप्लीट करता है इंस्टीट्यूशनल बैकिंग के साथ, तो हमेशा हम जब प्राइवेट के साथ मिलके एक साथ काम करते हैं यूनिटी में हम तो स्ट्रांग बनते हैं, तो ये अगेन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, तो ये सारे कुछ फैक्ट्स है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा 2-3 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, थोड़ा आपको जानना जरूरी है, इसी बेसिस पे ये MCQ सॉल्व करना। देन हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो रायमना नेशनल पार्क है उसके आजू बाजू जो भी लोकल विलेजेस है फॉरेस्ट एरियाज है, वो पहले तो ऐसा देखा गया कि 2021 की जो गैजेटेड नोटिफिकेशन थी वहाँ पे तो बोला गया कि हाँ हमने सही से बाउंड्रीज को सही कर दिया, बाउंड्रीज हमने लोकेट कर दी है, लेकिन वहाँ पे कुछ स्टेक होल्डर जो फॉरेस्ट ऑफिशियल विलेजेस है उन्होंने कहा है कि नहीं सही से बाउंड्रीज को रिलोकेट किया नहीं गया, फॉरेस्ट एक्सेस राइट का उनका अगेंस्ट हो रहा है, हनन हो रहा है कुछ उनको, है कि नहीं, तो इनकंसिस्टेंस देखी गई है कि उनका कहना है बाउंड्री डिमार्केशन सही से नहीं हुआ, तो ये तो चलो न्यूज़ हो गई। अब हमने यही देखा, ये मैंने यहाँ पे कहा कि उनकी जो उनका ये कहना है कि फॉरेस्ट एक्सेस राइट एंड ग्रेजिंग राइट पे कंटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि कम्युनिटीज को तकलीफ हो रही है, उनका कहना है कि बाउंड्री डिमार्केट सही से हुआ नहीं, GPS सर्विस जो भी किया गया था तो ये सब मिसमैच होती है,
तो पुअर मैपिंग, ओवरलैपिंग लैंड क्लेम्स वगैरह ये सारा इश्यूज है। ये क्यों मैंने बताया, ये क्यों बताना ज़रूरी है? देखो, कभी आपको इंटरव्यू में पूछा गया ये, थोड़ा सा तो चीज़ों का बेसिक आइडिया होना पड़ेगा ना आपको। आम जनता वाली न्यूज़ भी थोड़ी सी तो जाननी होगी, वो मेंस में नहीं लिखोगे लेकिन इंटरव्यू में तो आपको काम आएगा ना। या फिर मेंस में कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, हाँ ये भी ये न्यूज़ से रिलेटेड, तभी तो सोल्यूशन लिख पाओगे ना। तो ऑल दिस थिंग्स सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स से नहीं, सारा कुछ आपको इंटरव्यू में सारा कुछ अभी लेकर चलना है। ठीक है, माइंडसेट वैसा बना के चलना है, एंड तभी एग्जाम क्लियर ना हो आपको स्किल तो मिलेगा, अदरवाइज स्किल भी ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने देखा है, अब प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट, रायमोना नेशनल पार्क ये नोटिफाई कब किया गया था? जून 2021। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 35(4) ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो नेशनल पार्क्स जो होते हैं, हम जानते हैं कि वो डिक्लेयर किस एक्ट के द्वारा किया जाता है? अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब वहाँ पे कोई राइट्स, नो राइट्स अलाउड अनलेस वेस्टेड बिफोर डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये जो सेक्शन 35 से लेके 1 to 4 तक है, ये राइट्स, ये रिलेट करता है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड फाइनल नोटिफिकेशन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ राइट्स। तो आरबीआई के रिलेटेड ना ऐसा पहले क्वेश्चन आ चुका है कि सेक्शन कितना, कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन में खेल गया था। ठीक है, मान लो सेक्शन 35 होगा, उसमें कुछ 26 दे दिया तो वो गलत हो गया था। तो ये सेक्शन भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए ऐसे पैटर्न फिर से आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, तो ये जो है, ये नेशनल रायमोना नेशनल पार्क, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ग्रेटर मानस लैंडस्केप एंड द ट्रांसबाउंडरी कंजर्वेशन जोन एडजॉइनिंग भूटान। नेपाल आ जाएगा, गलत हो जाएगा, तो थोड़ा आइडिया रखो ये सारी चीज़ों का। ठीक है, जैसे भी स्टेटमेंट आता है आप मार्क कर लोगे। इट इज़ कॉन्टिन्यूस विथ फिफ्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज़ भूटान। ये भी नाम पता कर लो कौन से कंट्री में है, तो आप भूटान लिख सकते हो। एंड मानस नेशनल पार्क इंडिया, तो इन दोनों के बीच। इट लाइज विद इन द चिराग रिपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन चिराग रिपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नाम थोड़ा ध्यान रखना। तो ये है असम की 6th नेशनल पार्क एंड इट्स अ पार्ट ऑफ चक्रशिला मानस फिफ्सो रॉयल मानस कंजर्वेशन बेल्ट, और ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है एंड इज अ पार्ट ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। स्पीशीज कौन सी पाई जाती है? गोल्डन लंगूर, क्लाउडेड लियोपर्ड, एशियन एलिफेंट एंड गौर। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स है, याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, कुछ भी घुमा फिरा के आ जाए, बेसिक चीजें पता होगी, आप एलिमिनेट कर लोगे। ठीक, तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पर्सनैलिटी न्यूज़। क्या है कि 20 जुलाई 2025 को स्कॉलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कल्चरल बॉडीज अक्रॉस असम मार्क द 127 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर कृष्णकांत हैंडी। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था? जोरहाट में 20 जुलाई 1898। excelled at कॉटन कॉलेज, संस्कृत कॉलेज एंड देन वेंट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड, पेरिस एंड बर्लिन। तो उन्होंने मास्टर की थी 13 लैंग्वेज। कितनी सारी लैंग्वेज उन्होंने, उनको आता था, है कि नहीं? बहुत सारे उनकी वर्क थी, थोड़ा सा नाम याद रखो। नय सधचरित, यशास तिलका, देन सेतुवंध। तो उनकी जो मल्टीलिंग्विज्म एंड ग्लोबल स्कॉलरशिप, ये सारी एनरिच करती है किस चीज़ को? ओवरऑल असमीज एंड इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस को। वो फाउंडर प्रिंसिपल थे ऑफ जगन्नाथ बरुआ कॉलेज, जेबी कॉलेज जो जोरहाट में है। देन फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो ये जो फाउंडिंग लीडर है जेबी कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, उन्होंने फाउंडेशन लेड किया किस चीज़ का? मॉडर्न एजुकेशन इन असम। उनको अवार्ड मिला पद्मश्री, देन पद्म भूषण, फिर उनके डेथ के बाद उनको पोस्टमस साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने अपनी जो मल्टीलिंगुअल लाइब्रेरी है वो डोनेट किया किसको? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को। अब के हेनरिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी वेर एस्टेब्लिश्ड इन हिज ऑनर, उनके ऑनर में ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, जो यूनिवर्सिटी अभी भी ऑर्गेनाइज करती है एनुअल मेमोरियल लेक्चर जो अभी चल रही है। ठीक है, तो ये दिस पर्सनैलिटी इज इम्पॉर्टेंट। देन अगेन पर्सनैलिटी इन न्यूज़ वाले जो मैंने कहा था आपको, A4 शीट बना के रखे होगे, वहाँ पे ऐड करो। ठीक, एंड कुछ भी क्वेश्चन दूसरे भी मॉडर्न एजुकेशन इन असम GS5 में कुछ क्वेश्चन आता है मेंस में, देन यू कैन कोट सच पर्सनैलिटी इन एग्जाम्पल ऑल्सो। अभी का तो दोगे लेकिन ये भी दे सकते हो ना, इन्होंने रोल प्ले किया है मॉडर्न एजुकेशन, कुछ भी एजुकेशन पे असम की आती है या ओवरऑल आती है, कि अब बता सकते हो कि कैसे ऐसे पर्सनैलिटीज ने हमारे एजुकेशन को हेल्प किया, रोल प्ले, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उसी तरह हमें भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे लैंग्वेज जानते हो तो वो बुरी चीज़ है। जितनी लैंग्वेज आप जानोगे, उतनी लैंग्वेज से आप लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ पाओगे, ज़्यादा सीख पाओगे, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे, एंड ओवरऑल आपका नाम होता है तो आपके रूट्स का भी नाम होता है। बिकॉज आप अगर ग्रो करते हो
तो आप जिस घर से बिलोंग करते हो उस घर का भी नाम होता है, वो भी ग्रो करता है। एंड घर बोले तो सिर्फ जहाँ पे आप रहते हो वो रेसिडेंस वाली बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल स्टेट और ग्लोबल लेवल पे ओवरऑल कंट्री का नाम होता है। तो मेक श्योर कि आपका हमेशा ग्रोथ वाली माइंडसेट रहे। एंड हर लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करो, जितनी चीज़ें हो सके सीखो यार, एक ही लाइफ है उसमें बहुत कुछ सीखो, बस एक ही लाइफ में एक ही चीज़ सीखना ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यू कैन कोट ऑल दिस थिंग्स इन योर आंसर ऑल्सो, एथिक्स में भी ऐसा सवाल आ जाए तो यू कैन कोट। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर है वो हमारा डिक्लाइन करा है अप टू 16% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जून 30 तक देखा गया है। इतनी सारी तो दिसंबर 2024 से 16% लगभग की अभी डिक्लाइन हुई है। तो चलो ये तो न्यूज़ हो गया। अब हम फैक्ट्स के बारे में नहीं देखकर कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगेन इकोनॉमी आप अगर सॉल्व कर रहे हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप जाके आज एफपीआई एंड एफडीआई वाला देखना। एंड ये थोड़ा सा याद रखना कि डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी में जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं ना इकोनॉमी में, वो ये सारे इंक्रीज डिक्रीज ऐसे में बहुत क्वेश्चन देते हैं कि एफपीआई ओवरऑल डिक्रीज ही कर रहा है, ओवरऑल इंक्रीज ही कर रहा है, इसमें गलत हो रहा है। आपको लगेगा हमेशा ऑल रहेगा ओवरऑल रहेगा तो गलत होगा, ऐसा नहीं, कभी कभी इस चीज़ में भी खेल जाता है, कभी कभी ऑल भी सही होता है 90% गलत होता है बट 10% सही होने के चांसेस भी है। इसलिए आपको खुद अपनी नॉलेज पे पहले नॉलेज बेस बनाना है। एंड एलिमिनेशन टेक्निक्स वो दूसरा आपका वेपन होना चाहिए, फर्स्ट वेपन शुड बी योर नॉलेज। तो ये थोड़ा याद रखना कि डिक्लाइन हुआ है, इंक्रीज नहीं है, ठीक है। इंक्रीज आ जाएगा एग्जाम में फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने ये न्यूज़ आपको हाईलाइट करके यहाँ पे बताया। ओके, तो देखते हैं एफपीआई एफडीआई का बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये फॉरेन एंटिटीज द्वारा दूसरे कंट्री की फिनेंशियल एसेट में जो वो इन्वेस्ट करते हैं, वो जैसे कि हमारे अगर कंट्री के जो स्टॉक्स बॉन्ड म्यूचुअल फंड एंड जो भी हमारे सिक्योरिटीज होते हैं मार्केट के, उसमें अगर मान लो यूएस इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कहलाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, वॉलेटाइल होता है, ठीक है, स्टेबल नहीं होता, एंड इसे हम हॉट मनी भी कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल कौन करता है, सॉरी, मतलब इन्वेस्टर जो होते हैं, अब इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको कंपनी के ऊपर, वो तो एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, स्टॉक बॉन्ड। तो इसमें इन्वेस्टर को डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑपरेशन नहीं मिलती है, डू नॉट गेट, ये याद रखना कि बाइंग शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो शेयर्स खरीद रहे, वो कंपनी नहीं खरीद रहे, कंपनी में उनका कोई हक नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। ये हैंडल किसके द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब एफबीआई पढ़ोगे तो ये अगेन सेबी के बारे में भी आप पढ़ो, मैं लिख के दे सकती थी बट इट्स कोर स्टैटिक, कोर स्टैटिक पार्ट है इकोनॉमी का, तो यू शुड रीड इट, ठीक है। से भी रिलेटेड करंट अफेयर्स कुछ फैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली आई विल कवर इट, तो ये देख कर रखो, पढ़ो, जो मैं कहती हूँ पढ़ो। इसलिए मैं आपका 3-4 घंटा जो बचा रही हूँ, ताकि आप 30 मिनट्स यहाँ दो एंड एटलीस्ट 1 आवर तो आप, मैं जो बोल रही हूँ वो टॉपिक रीड करो, या 2 आवर तो हो गया ना, फिर भी आपका इसमें क्या 3 घंटे, 2.5 आवर्स की काम हो रही है, बाकी तो आपको फिर भी फ्री मिल गया ना, 2 घंटा 1 घंटा तो फ्री मिल ही गया, उसमें खेलो कूदो कुछ भी करो, ठीक है। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन फिजिकल एसेट और ऑनरशिप ऑफ ए कंपनी इन अनदर कंट्री। अगर यूएस मान लो हमारी फिजिकल एसेट या हमारी किसी कंपनी के ऑनरशिप में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, एफडीआई। तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म होगा और स्टेबल होगा, है कि नहीं। ये वॉलेटाइल था, ये शॉर्ट टर्म था ऊपर वाला। तो इसमें इन्वेस्टर कंट्रोल या मैनेजमेंट राइट सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, वो कंट्रोल गेन करेगा क्योंकि वो तो कंपनी पे शेयर कर रहा है, यहाँ पे तो शेयर्स पे, वो कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहा था, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर इंडिया में बिठाता है तो ऑब्वियसली उसके पास उसकी कंट्रोल मैनेजमेंट राइट्स रहेगी ना। ये रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड एंड आरबीआई। ये याद रखना, सिर्फ आरबीआई नहीं, ओनली आरबीआई आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। देन हमारा आज फैक्ट्स जो है, ये न्यूज में है कि 20 जुलाई को 5 पावरफुल अर्थक्वेक आए, कहाँ पे, ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ कामचटका पेनिनसुला, कहाँ पे है, रशिया। लोकेशन क्या है हम सैटरडे को देख लेंगे मैप में, लेकिन बिटवीन सी ऑफ ऑस्ट्रिस्क एंड पैसिफिक ओशन। तो ये जो वल्केनोज ऑफ कामचटका है ये इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को हेरिटेज इन 1996, किस चीज़ के लिए, फॉर जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसमें
300 लगभग 300 तक वोल्केनोज पाया जाता है, जिसमें 29 वोल्केनोज आर एक्टिव। एंड ये किसी भी दूसरे कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर इसकी नहीं है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, सिस्मिकली ये बहुत एक एक्टिव जोन है अराउंड द पैसिफिक ओशन, एंड दैट्स व्हाई द नेम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन चलता रहता है। ठीक है, तो ये कामचट का पेनिनसुला, ये ध्यान रखना। ये जियोग्राफी में मेंस में भी इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, क्योंकि एकदम से मेंस में जियोग्राफी के कोर स्टैटिक के कंसेप्ट ही आपको मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, वो पूछते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पूछ लेंगे काम चटका, आपको पता होगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, किताब में है ही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ पेनिनसुला जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होता रहता है, सिस्मिकली एक्टिव जोन के पास है। तो वैसे ही आपको जो भी इसके कॉन्सेप्ट है वही लिखना है आपको इसके क्वेश्चन में भी कनेक्ट करके, बस आपको पता होना चाहिए है क्या। इसलिए ज्योग्राफी ये मेंस में भी आ सकता है। देन अगेन लोकतक लेक इज इन न्यूज। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। इसको भी मीन्स हर चीज हम तो खराब करने पे तुले रहता है, तो अर्बनाइजेशन हम एनक्रोच कर लेते हैं, इलीगली सेटल हो जाते हैं लोग, पोल्यूशन होती है सॉलिड वेस्ट सीवेज के चलते, फिर कैचमेंट डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट ऑफ इथाई बराक, दैट इज हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह की वजह से ये खतरे में है। तो ये लेक फेमस है फुमदीस के लिए। फुमदीस क्या है, फ्लोटिंग बायोमास, एंड इट्स अ होम टू काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो इट्स द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड याद रखना, इंडिया नहीं सिर्फ। इट्स एंडेंजर्ड कौन रहता है यहाँ पे, मीन्स हैबिटेट किसकी है, शंघाई डियर पाई जाती है जो एंडेमिक है लोकतक लेक। ये लोकतक लेक कौन सी स्टेट, मणिपुर, और मणिपुर की स्टेट एनिमल शंघाई डियर है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट्स अ रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सिंस 1990। देन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये न्यूज़ में है। ये I4C इज इन न्यूज़ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, साइबर क्राइम से रिलेटेड है। लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2020, किस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली हम ताकि कोऑर्डिनेटेड कंप्रिहेंसिव रिस्पॉन्स दे साइबर क्राइम, फिनेंशियल फ्रॉड। तो ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है ताकि हम इन्वेस्टिगेट करें, मॉनिटर करें, प्रिवेंट करें जो क्राइम स्पेशली वेमेन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चिल्ड्रन को टारगेट करता है। इसी चीज़ पे बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। बहुत सारे कन्वेंशंस के बारे में इन्वायरमेंट में यूपीएससी में ऐसा पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको एलिमिनेट तो करने में हेल्प होगा अगर किसी चीज़ के बारे में जानोगे तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसने एड्रेस किया साइबर क्राइम को थ्रू लीगल हार्मोनाइजेशन, इन्वेस्टिगेटिव कॉपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये पहले फोर्स में कब आया था, 1 जुलाई 2004, एंड इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इस कन्वेंशन की। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा अबाउट द बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। ठीक, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट आज का एडिटोरियल है वो किस बारे में है, देखो अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे एविक्शंस करवाया जा रहा है असम गवर्नमेंट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट्स लाइक गोवालपाड़ा, धुबरी, नौलबाड़ी, लखीमपुर। हम ये देख रहे हैं आए दिनों न्यूज में, हमने ये कवर किया है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज एडिटोरियल था कि सीरीज ऑफ एविक्शन ड्राइव्स चल रही है कि नहीं। तो किस चीज़ के लिए, इलीगल सेटलमेंट, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, लैंड सिक्योरिटी के लिए ये सब करवाया जा रहा है। तो इसमें कहता है ऑथर की बहुत सारी इसमें ऑब्जेक्टिव चैलेंज एंड सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखा जाता है। क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है हमारा, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रिक्लेम कर सकें एनक्रोच लैंड कि ओवर 1.19 लाख बीघास क्लियर्ड इन 4 years। हमने ये क्लियर किया, इतनी लैंड को हमने रेस्टोर किया ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को रेस्टोर कर सके। बहुत लोग फॉरेस्ट में जाके बस रहे हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम को जाके घर बसा रहे हैं, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, तो वो सारा हम चीज़ कर सके। ऑल्सो इलीगल माइग्रेशंस को हम एड्रेस कर सके, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आके वहाँ पे घर बसा रहे हैं, वो सब भी हम कंट्रोल सिक्योरिटी के लिए हमें करना पड़ता है कि नहीं। देन इट विल ऑल्सो सिक्योर हेरिटेज एंड रिलीजियस साइट्स सच एज सटरस एंड नामघर लैंड्स। ठीक है, कि मिसयूज ना हो। फिर इलेक्टोरल रोल्स की मिसयूज होती है, तो एविक्टेड जो एनक्रोचर्स नेम है वो सारी भी वो इलेक्टोरल रोल्स में अपना नाम लिखवा के वो सारी चीज ओवरऑल मिसयूज ना हो, सिक्योरिटी इंडिया की, इन्वायरमेंट सारा कुछ हम प्रोटेक्ट कर सके, इकोलॉजिकल डैमेज वगैरह, कल्चर प्रोटेक्ट कर सके, है कि नहीं। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ऑथर कहता है। अब इस चीज़ में बहुत चैलेंजेस भी है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स के कंसर्न हमें देखना पड़ता है। अब लैंडलेस पॉपुलेशन बहुत सारे उनको लोगों को हटा रहे, बट वो कहाँ रहेंगे। ऐसे भी है ना कि बहुत लोग सही में रह रहे हैं, उनको धोखा दिया गया है, जिन्होंने उनको ज़मीन बेचा हो उसने उन्होंने इनोसेंटली खरीद लिया, उनको पता भी नहीं था कि ये लीगल है या कुछ है। तो ऐसे सारे लैंडलेस पॉपुलेशंस बहुत सारे इम्पेक्ट होते हैं।
पॉपुलेशन पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें किया जाता है, डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग वगैरह, तो ये एक्यूजेशन हम करते हैं कि वोट के लिए लोगों को हटाया जा रहा है, तो बहुत सारी ये सब एलिगेशंस भी आती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोबारा बस जाए वहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म लैंड यूज़ प्लानिंग अगर नहीं होगी, बस हमने साफ कर लिया एंड फिर साफ करने के बाद हमने कुछ प्लानिंग किया ही नहीं, तो दोबारा वो बस सकते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स आ सकते हैं। ऑल्सो ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब एविक्शन हो रहा है तो वायलेंस केसेस दिखेगी, ये इंसिडेंट, तो इससे सिक्योरिटी रिस्क भी इन्वॉल्व हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क किस तरह हमें टैकल करना पड़ सकता है। तो इससे सोशियो पॉलिटिकल कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे इंडिजिनियस राइट्स और माइग्रेंट सेटलमेंट, ये दोनों में डिबेट होता है कि हाँ, कोई कहता है ये हमारा तो अधिकार है, कोई माइग्रेंट सेटलमेंट कैसे किया जाता है, प्लानिंग, तो सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। और हिस्टोरिक कंसर्न की असम एजिटेशन जो हुआ था 19 एजिटेशन दैट इज 1979 टू 85 अबाउट कल्चरल आइडेंटिटी लैंड पॉलिटिकल राइट, तो ये सब होने के बाद भी आजकल ये सारी चीज़ों को फिर से अगेन ये सारी कंसर्न देखा जाता है, तो हिस्टोरिक कंसर्न दोबारा लोगों के मन में आता है। इलेक्टोरल इम्प्लीकेशन तो होता ही है, क्योंकि वोटर रोल चेंज होंगे, हम हटाए तो उनका भी नाम हटेगा, तो बहुत सारी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स भी देखा जा सकता है एंड जाता भी है। तो क्या करना चाहिए कि एनक्रोचमेंट तो ठीक है, आपने रिस्टोर कर लिया, फिर इम्प्लीमेंट करो कुछ लॉन्ग टर्म लैंड यूज पॉलिसीज, एफोरेस्टेशन करो, कुछ और वेलफेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि बंजर जमीन छोड़ दिया फिर वो आके बस जाएंगे। और रिहेबिलिटेशन और जेन्युइन लैंडलेस इंडिजिनस पॉपुलेशन को सही से इंश्योर किया जाए कि उनको अगर धोखा मिला तो उनकी क्या गलती उसमें, तो उनको कहीं एक सब्सटीट्यूट देके, उनको कहीं एक घर देके फिर हटाओ, ठीक है, ताकि उनकी ह्यूमन राइट्स डिग्निटी प्रोटेक्ट रख सके। देन बॉर्डर मैनेजमेंट और माइग्रेशन मॉनिटरिंग हमें सही से करना होगा ताकि दोबारा वो आके री एनक्रोचमेंट ना करे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस फैलाना होगा लोगों को कि ये क्यों हो रहा है, क्यों करना है, हमें अपने भलाई के लिए भी क्यों करना है, या लोग भी इलीगली जो इनोसेंट है उनको लॉस ना हो लाइफ की, है कि नहीं। तो लीगल एनफोर्समेंट विथ ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन, ह्यूमैनिटी भी रखनी है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लो लेकिन ह्यूमैनिटी भूल जाओ। तो ये सारी चीज़ लैंड रिकवरी डेमोग्राफिक बैलेंस के लिए तो ज़रूरी है। क्यों? ताकि हम इंक्लूसिव गवर्नेंस, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर सकें, लेकिन ऐसा हमें करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म पीस, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन असम में हेल्प करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो जो लॉन्ग टर्म गोल ना हो, शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, तो हमेशा वी शुड फोकस इन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। कुछ भी चीज़ कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए करो, शॉर्ट टर्म करोगे तो वो क्या ही। तो इसलिए मैं कहती हूँ प्रिपरेशन भी ऐसा करो लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है। हाँ, निकालना तो है, बट वैसी पढ़ाई मत करो, कुछ क्वेश्चन आ जाएगा क्लियर नहीं करोगे तो फिर पागल वागल हो जाओगे, फिर बोलोगे कि एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करके ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो जब प्रिपरेशन करने का मौका मिला है, कंसिडर योर सेल्फ अमॉन्ग द ब्लेस्ड वंस। ठीक है, बहुत ब्लेस्ड लोगों को ही प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है, सबको फिनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते, सबको उतना टाइम नहीं मिलता ज़िंदगी में, सबको वो माहौल ही नहीं मिलता पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं लोगों को, फैमिली के, पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आपको अगर मिल रहा है एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छे से फ़ैन के नीचे बैठ के रूम में, तो कंसिडर योर सेल्फ अ ब्लेस्ड सोल। ठीक, एंड ऐसी पढ़ाई करो कि लॉन्ग टर्म में हेल्प हो। ये सारी जो एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, वाई वी से कि यूपीएससी या एपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो ये आपको अच्छा इंसान बनाता है, ऑफिसर बनो ना बनो, क्वालिटी आप में दिख जाती है। क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ पढ़ रहे हो, यू ऑलरेडी नो वे फॉरवर्ड बहुत सारी, तो आपकी ज़िंदगी चलाने की वे फॉरवर्ड तो आपको आनी ही चाहिए, सीख जाओगे धीरे धीरे, है कि नहीं। तो लाइफ में इसलिए पढ़ाई भी करो तो लॉन्ग टर्म, कि एग्जाम पास फेल नॉट इन योर हैंड। तो अगर आपको पास होते हो बहुत अच्छी बात, अगर फेल होते हो फिर भी तो जीना है, फिर भी तो अच्छा कुछ करना है ना अपने लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपरेशन करो, ऐसा प्रिपरेशन करो कि एग्ज़ाम क्लियर हो फिर भी आप जीत सको दुनिया, एंड एग्ज़ाम क्लियर ना भी हो फिर भी जीत सको, क्योंकि आपके पास स्किल है एंड गवर्नमेंट भी स्किल डेवलपमेंट में आजकल बहुत सारे स्कीम्स फोकस कर रहा है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।